द डीप डाइव में आपका स्वागत है। यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी एक मैराथन की तरह है, जहां हर रोज इंफॉर्मेशन का सैलाब आता है। हमारा काम है उस सैलाब में से वो मोती निकालना जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। आज हम सिर्फ क्या हुआ पर नहीं, बल्कि ऐसा क्यों हुआ और इसका मतलब क्या है पर फोकस करेंगे, क्योंकि असली समझ वो कहते हैं ना, वहीं से आती है। हाँ, तो आज हमारे पास हाल की खबरों से जुड़े 5 बहुत ही दिलचस्प मुद्दे हैं। पर्यावरण, गवर्नेंस, कल्चर, इकोनॉमी और पॉलिटी से। हम इन्हें एग्जाम में आने वाले टिपिकल एमसीक्यू फॉर्मेट के जरिए समझेंगे। अच्छा आइडिया है। ताकि तैयारी भी हो और गहरी समझ भी बने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मुद्दा पर्यावरण से जुड़ा है। एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा ही हॉट रहता है, पश्चिमी घाट। यहाँ अक्सर 2 कमेटियों, माधव गाडगिल और के कस्तूरीरंगन की रिपोर्ट्स पर सवाल बनते हैं। तो एक टिपिकल सवाल कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें 3 स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे। पहला कि गाडगिल पैनल ने पूरे पश्चिमी घाट को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया यानी ईएसए ईएसए घोषित करने की सिफारिश की। दूसरा कि कस्तूरीरंगन पैनल ने सिर्फ 37% हिस्से को ईएसए बनाने की बात कही। और तीसरा कि पश्चिमी घाट 6 राज्यों से होकर गुजरता है। अब इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत, यही पता करना होता है। और इस खास मामले में ये तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। तीनों सही है जी, लेकिन असली कहानी इन तथ्यों के पीछे छुपी है। ये सिर्फ 2 रिपोर्ट्स नहीं है, ये भारत में पर्यावरण नीति बनाने के 2 अलग-अलग दर्शन, मतलब 2 अलग-अलग फिलॉसफीज का टकराव है। 2 अलग फिलॉसफीज। ये सुनने में काफी दिलचस्प लग रहा है। मतलब ये सिर्फ जमीन के परसेंटेज का झगड़ा नहीं था। बिल्कुल नहीं। देखिए, माधव गाडगिल कमेटी का नजरिया बॉटम अप था। उनका मानना था कि पूरा पश्चिमी घाट एक सिंगल इकोसिस्टम है, उसे टुकड़ों में नहीं देख सकते, एक यूनिट की तरह। हाँ, उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों, ग्राम सभाओं को फैसले लेने की पावर दो, क्योंकि वो अपनी जमीन को सबसे बेहतर समझते हैं। ये एक तरह से संपूर्ण संरक्षण का मॉडल था। ओके, अ ग्राउंड अप पीपल सेंट्रिक अप्रोच। तो फिर कस्तूरीरंगन का नजरिया इससे अलग कैसे था? कस्तूरीरंगन पैनल ने एक ज्यादा टॉप डाउन और जिसे कुछ लोग प्रैग्मेटिक या व्यवहारिक कहते हैं, वो रास्ता अपनाया। अच्छा। सरकार को गाडगिल रिपोर्ट लागू करने में राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियां दिख रही थीं, तो कस्तूरीरंगन पैनल ने सैटेलाइट डेटा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये पता लगाया कि कौन से इलाके सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। ओके। उन्होंने कहा, पूरे क्षेत्र को बंद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस 37% हिस्से को बचा लो जहां सबसे घने जंगल हैं, और बाकी 63% में कुछ नियमों के साथ विकास होने दो। वाह, तो ये सब कुछ बचाओ बनाम जो सबसे जरूरी है वो बचाओ की लड़ाई है। बिल्कुल। एक आदर्शवादी नजरिया और दूसरा यथार्थवादी। परीक्षा के लिए ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। ये पर्यावरण बनाम विकास की क्लासिक बहस है। लेकिन यहाँ असल मुद्दा गवर्नेंस के तरीके का है। क्या फैसले दिल्ली में बैठकर सैटेलाइट इमेज देखकर लिए जाएं, या जमीन पर मौजूद लोगों की राय से? ये सवाल आज भी भारत के हर पर्यावरण नीति के केंद्र में है। और इस टॉप डाउन गवर्नेंस की बात से मुझे हमारा अगला टॉपिक याद आता है। सरकार ने भी प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली टॉप डाउन डिजिटल टूल बनाया है, प्रगति प्लेटफॉर्म। हाँ, प्रगति। अब इस पर भी सवाल बनते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट हो सकता है कि ये एक 3 लेवल सिस्टम है जिसमें पीएम, केंद्र के सेक्रेटरी और राज्यों के चीफ सेक्रेटरी शामिल हैं, जो कि सही है। बना एक स्टैच्यूटरी बॉडी यानी वैधानिक निकाय है। और यहीं पर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ये पीएम लेड बॉडी है, इतनी हाई लेवल, तो ये स्टैच्यूटरी क्यों नहीं है? सुनने में तो बहुत ऑफिशियल लगता है। और यही सवाल का असली कैच है। अच्छा। ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, और यहीं पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स अक्सर फंसते हैं। राइट। प्रगति कोई स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है। एक स्टैच्यूटरी बॉडी वो होती है जिसे संसद में कानून पास करके बनाया जाता है, जैसे सेबी या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। उनके पास अपनी कानूनी शक्तियां होती हैं। तो फिर प्रगति क्या है? प्रगति एक कानूनी संस्था नहीं, बल्कि एक एग्जीक्यूटिव इनिशिएटिव है। आप इसे सरकार का एक बहुत ही एडवांस्ड सॉफ्टवेयर या डिजिटल डैशबोर्ड समझ सकते हैं। ओके, एक टूल की तरह। हाँ, इसे 2015 में सरकार ने अपने काम को बेहतर करने के लिए शुरू किया था। इसका कोई अपना एक्ट नहीं है, ये गवर्नेंस का एक टूल है, संस्था नहीं। अच्छा, ऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा उदाहरण है, जहां पीएम सीधे राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से बात करके अटके हुए प्रोजेक्ट्स की मुश्किलें दूर करते हैं। बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गवर्नेंस में तेजी और पारदर्शिता लाने की एक कोशिश है, लेकिन इसकी शक्ति किसी कानून से नहीं, बल्कि सीधे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से आती है।
ये फर्क जानना बेहद जरूरी है। गवर्नेंस में इस नए मॉडल की बात से हम एक और दिलचस्प मॉडल पर आते हैं जो हमारी विरासत, हमारी धरोहरों को बचाने से जुड़ा है। स्मारक मित्र योजना। यहाँ सरकार अब प्राइवेट कंपनियों को भी शामिल कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये भागीदारी कहाँ तक जाती है? हाँ, और हाल के अपडेट्स ने इसे और भी दिलचस्प बना दिया है। स्मारक मित्र योजना का बेसिक आइडिया तो ये है कि कंपनियां अपने CSR फंड से किसी स्मारक को अडॉप्ट करें और वहां टूरिस्ट्स के लिए टॉयलेट, पानी, वाईफाई जैसी सुविधाएं बनाएं। और उनका रखरखाव करें। हाँ, और उनका रखरखाव करें। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। लेकिन अब इसमें एक नया एंगल जुड़ गया है ना? कि अब ये कंपनियां सिर्फ सुविधाएं ही नहीं बल्कि स्मारक का कोर कॉन्जर्वेशन वर्क यानी मरम्मत का काम भी कर सकती हैं। एग्जैक्टली, यही बड़ा बदलाव है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब ASI ने अब इसकी इजाजत दे दी है। पहले नहीं थी? नहीं, पहले ये काम सिर्फ ASI के एक्सपर्ट्स ही कर सकते थे, लेकिन अब प्राइवेट डोनर्स भी ASI द्वारा लिस्टेड कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स के जरिए मरम्मत करवा सकते हैं। ओके, मुझे फंड्स की जरूरत तो समझ आती है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की नहीं लगता? क्या हम अपनी अनमोल धरोहरों को कमर्शलाइज करने का खतरा नहीं उठा रहे? कल को कोई कंपनी लाल किले पर अपना बड़ा सा लोगो लगा दे तो क्या स्मारक पर उनका कोई हक बन जाता है? ये बहुत ही वैलिड कंसर्न है और यहीं पर तीसरा स्टेटमेंट आता है जो अक्सर सवाल में डाला जाता है कि क्या दान देने से स्मारक पर डोनर का मालिकाना हक हो जाता है? हाँ, और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है। साफ नियम है कि स्मारक सरकार की ही संपत्ति रहेगा और डोनर का उस पर कोई क्लेम नहीं होगा। तो फिर कमर्शलाइजेशन वाले खतरे का क्या? देखिए, ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। ASI की निगरानी बहुत सख्त रहेगी। कोई भी कंपनी अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकती। डिजाइन, मटेरियल, सब कुछ ASI ही अप्रूव करेगा। अच्छा। फायदा ये है कि हमारे हजारों स्मारक जिनके रखरखाव के लिए सरकार के पास हमेशा फंड्स की कमी रहती है, उन्हें एक नई जिंदगी मिल सकती है। लेकिन हाँ, चुनौती ये सुनिश्चित करने की है कि संरक्षण की क्वालिटी और प्रामाणिकता से कोई समझौता ना हो। मतलब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक नया प्रयोग है जो सफल हो सकता है अगर नियम और निगरानी मजबूत हो। बिल्कुल। बहुत दिलचस्प। हम हर जगह नए नए मॉडल्स देख रहे हैं, गवर्नेंस में, कल्चर में, और शायद सबसे बड़ा बदलाव तो हमारी इकोनॉमी में हो रहा है, गिग इकोनॉमी के आने से। हाँ, और यहाँ भी कानून उस बदलाव के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहा है। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 इसी कोशिश का नतीजा है। इस पर जो सवाल बनता है वो अक्सर गिग वर्कर के अधिकारों को लेकर होता है। जैसे एक स्टेटमेंट ये कि इस कोड ने पहली बार भारत में गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को कानूनी तौर पर परिभाषित किया है। ये तो एक बड़ा कदम लगता है। ये ऐतिहासिक कदम है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इससे पहले जो ज़ोमैटो डिलीवरी पार्टनर या ऊबर ड्राइवर थे, वो कानूनी तौर पर वर्कर थे ही नहीं। वो एक तरह से मतलब अदृश्य थे। राइट। इस कोड ने उन्हें पहली बार एक कानूनी पहचान दी है। और तीसरा स्टेटमेंट कि उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा, ये भी सही है। तो फिर गलत क्या है? दूसरा स्टेटमेंट जो कहता है कि गिग वर्कर्स को भी रेगुलर एम्प्लॉइज की तरह नौकरी से निकाले जाने पर वही अधिकार और सुरक्षा मिलेगी जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत मिलती है, क्या उन्हें ये सब नहीं मिलता? नहीं, और यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा पेच है। अच्छा। ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ये कोड गिग वर्कर्स को कानूनी पहचान और कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे हेल्थ इंश्योरेंस या पेंशन की बात तो करता है, लेकिन उन्हें पारंपरिक कर्मचारी का दर्जा नहीं देता। ओहो। इसका मतलब उन्हें नौकरी की सुरक्षा, न्यूनतम वेतन की गारंटी या यूनियन बनाने के वो अधिकार नहीं मिलते जो एक फैक्ट्री के मजदूर को मिलते हैं। तो मतलब कानून ने एक तरह से एक तीसरी कैटेगरी बना दी है जो न तो पूरी तरह से कर्मचारी हैं और न ही पूरी तरह से आजाद कॉन्ट्रैक्टर। बिल्कुल, वो बीच में कहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये 20वीं सदी के श्रम कानूनों को 21वीं सदी की हकीकत के हिसाब से ढालने की एक वैश्विक चुनौती है। कंपनियां चाहती हैं कि उन्हें कर्मचारी न मानना पड़े ताकि वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल रह सकें, और वर्कर्स चाहते हैं कि उन्हें सुरक्षा मिले। ये कोड एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश है, एक ऐसा रास्ता जो कुछ लोगों को अधूरा लगता है, लेकिन ये एक शुरुआत है। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है। चलिए आज के आखिरी मुद्दे पर चलते हैं जो हमारी राज व्यवस्था, हमारी पॉलिटी की बुनियाद से जुड़ा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हाँ, और जजों को हटाने की मुश्किल प्रक्रिया। एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय।
इस प्रक्रियाभू सवाल अक्सर इसकी बारीकियों को लेकर बनते हैं। बिल्कुल। जैसे पहला स्टेटमेंट कि किसी हाईकोर्ट जज को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को दिया जा सकता है। ये प्रक्रिया का बिल्कुल सही वर्णन है। राज्यसभा में 50 सांसद, लोकसभा में 100। जी। और तीसरा स्टेटमेंट के संविधान के आर्टिकल 122 के तहत संसद की कार्यवाही में अगर कोई प्रक्रिया की अनियमितता हो तो उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये भी शक्तियों के बंटवारे के लिहाज से सही लगता है। हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आर्टिकल 122 संसद को उसकी आंतरिक प्रक्रियाओं के लिए न्यायिक जांच से सुरक्षा देता है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है और वो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि अगर जरूरी सांसदों ने साइन कर दिया तो स्पीकर या सभापति को प्रस्ताव स्वीकार करना ही पड़ेगा, उनके पास कोई विवेक यानी डिस्क्रेशन नहीं होता। ये गलत क्यों है? ये तो एक फॉर्मेलिटी जैसी लगती है। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, यही तो पूरा चेक एंड बैलेंस है। अच्छा। पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर या सभापति सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस नहीं है कि प्रस्ताव आया और आगे बढ़ा दिया। उनके पास इसे स्वीकार करने या खारिज करने का पूरा विवेक होता है। पूरा विवेक? हाँ, वो प्रस्ताव की मेरिट को देख सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं, और अगर उन्हें लगे कि ये सही नहीं है तो वो इसे पहली स्टेज पर ही रोक सकते हैं। अरे वाह! तो वो एक तरह से न्यायपालिका के लिए एक गेटकीपर या फायरवॉल का काम करते हैं ताकि इस गंभीर प्रक्रिया का राजनीतिक दुरुपयोग ना हो सके। एग्जैक्टली। ये डिस्क्रेशन, ये विवेक न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। जज को हटाने की प्रक्रिया को जानबूझकर इतना मुश्किल बनाया गया है ताकि कोई भी सरकार आसानी से जजों पर दबाव ना बना सके। सही बात है। स्पीकर का विवेक उस मुश्किल प्रक्रिया का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो आज हमने 5 अलग-अलग क्षेत्रों पर नजर डाली और हर जगह एक पैटर्न दिखा। पुराने सिस्टम को नए आइडियाज चुनौती दे रहे हैं और हर जगह एक बैलेंस खोजने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। आज की चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे यही है। परीक्षा सिर्फ तथ्य नहीं पूछती, वो आपकी समझ को परखती है। क्या आप गाडगिल और कस्तूरीरंगन के बीच की वैचारिक बहस को समझते हैं? क्या आप एक कार्यकारी पहल और वैधानिक निकाय की फर्क को जानते हैं? राइट। क्या आप समझते हैं कि गिग वर्कर को अधिकार क्यों मिल रहे हैं और कौन से नहीं मिल रहे? यही गहरी समझ आपको बाकियों से अलग करती है। तो इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने आज जिन बदलावों की बात की, चाहे वो विरासत को बचाने में प्राइवेट सेक्टर का आना हो या गिग इकोनॉमी के लिए नए कानून, ये सब मिलकर भारत के शासन और समाज का भविष्य कैसे तय कर रहे हैं? और इन सब में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? विकास और संरक्षण के बीच, कंपनियों की जरूरत और कर्मचारियों की सुरक्षा के बीच, और सरकार की शक्तियों और संस्थाओं की स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन कैसे मिलेगा? इस पे जरूर सोचिएगा।